नेक्स्ट आता है इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस। उसमें सबसे पहले पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल रात को हीमोग्लोबिन यूरिया, रात सुबह उठ के ना हीमोग्लोबिन आ रही होती है यूरिन में, ठीक है, इसलिए नॉक्टर्नल कहते हैं। एक वाइड डिफेक्ट है, ठीक है, माइलॉइड स्टेम सेल्स में डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि जीपीए नहीं होती। नॉर्मली क्या होता है, एक फैक्टर होता है डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, वो ना जीपीआई के ज़रिए लगा होता है, जीपीआई ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइल एनाइसोटोल, इसके ज़रिए सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। अब ये इसमें ये नहीं होता, ठीक है, जब जीपीआई ही नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन के साथ कैसे जुड़ेगा। जब सेल मेम्ब्रेन के साथ नहीं जुड़ेगा, ये जो डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर है ना, नाम तो एक्सेलरेटिंग है लेकिन ये इनहिबिट करता है C3 कन्वर्टेज को। अब जब ये C3 कन्वर्टेज एक्टिवेट इनहिबिट नहीं होगा तो क्या होगा, C3 कन्वर्टेज C3 पे एक्ट करेगा तो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा C3A और C3B। कोई भी स्टिमुलस मिलेगा तो क्या होगा, अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, C3 कन्वर्टेज होगा, C3 कन्वर्टेज कन्वर्ट होता है C5 कन्वर्टेज में और वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है और डिस्ट्रॉय कर देता है किसको, और आरबीसी की मेम्ब्रेन को। जब आरबीसी की मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो इंट्रावेस्कुलर हेमरेज होगा। उसकी वजह से इंट्रावेस्कुलर हेमरेज की वजह से क्या होगा, हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगी तो हीमोग्लोबिनीमिया भी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन यूरिया भी हो जाएगा। अब ये सारा वही लिखा हुआ है, ब्लड वेसल्स को एग्जिस्ट विद कॉम्प्लीमेंट, ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है। इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होती है नाइट में ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब स्लीप में क्या होता है कि जो जब शैलो ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्लीप शैलो ब्रीदिंग हो रही होती है उसकी वजह से माइल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। तो जब एसिडोसिस हो जाता है ना, जो मैंने आपको बताया कि स्टिमुलस मिलेगा, स्टिमुलस उसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देती है तो उसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो जाते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सारे सबकी लाइसिस हो जाती है। इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस की वजह से हीमोग्लोबिनीमिया हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाएगा और हीमोसिड्रिन यूरिया हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम सुक्रोज टेस्ट करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम एसिडिफाइड सीरम टेस्ट करते हैं या फ्लो साइटोमेट्री करते हैं। ये जो डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर है इसको CD55 भी कहते हैं, ठीक है, CD55 डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर। मेन ऑफ कॉज ऑफ डेथ जो होता है इसमें थ्रोम्बोसिस होती है हेपेटिक पोर्टल या सेरेब्रल वेन्स की, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रॉयड प्लेटलेट्स ना सर्कुलेशन में चल जाते हैं, वहाँ पे थ्रोम्बस बन जाता है। थ्रोम्बस जब हेपेटिक पोर्टल या सेरेब्रल वेन्स का हो जाएगा तो डेथ हो जाएगी। कॉम्प्लिकेशंस में AML हो जाता है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, और इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। ये एक्स लिंक रिसेसिव है, ऊपर वाला एक वाइड था, ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव है। इसके नाम से जाहिर है कि इस एंजाइम में डेफिशिएंसी होगी। ये एंजाइम क्या करता है, नॉर्मली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से वो महफूज रखता है। जो अब ये एंजाइम नहीं होगा तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे, वो आरबीसीज को तोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद बात कर, इसके दो वेरिएंट्स होते हैं। अब इस सारे प्रोसेस में क्या होता है कि जो आरबीसीज पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट करता है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि ग्लूटाथियोन न्यूट्रलाइज कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, लेकिन इस सारे प्रोसेस में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसको रिड्यूस करने के लिए दोबारा हमें NADPH चाहिए होता है। NADPH आता कहाँ, NADPH बनने के लिए हमें चाहिए होता है ग्लूकोन 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो फिर जब ये डिहाइड्रोजिनेज नहीं होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज नहीं होगा तो NADPH नहीं होगा, NADPH नहीं होगा तो ग्लूटाथियोन कम होगा, ऑक्सीडेटिव इंजरी हो जाएगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से और इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हो जाएगी। दो इसके वेरिएंट्स होते हैं, अफ्रीकन वेरिएंट्स होता है, मेडिटेरियन वेरिएंट्स होता है। अफ्रीकन वेरिएंट्स में माइल्ड, इसकी हाफ लाइफ कम रिड्यूस होती है, लेकिन जो मेडिटेरियन है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। उसकी वजह से जब माइल्डली रिड्यूस होगी तो माइल्ड इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होगा और मेडिटेरियन में मार्क इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हीमोग्लोबिन की प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं हीन्स बॉडीज़। तो हीन्स बॉडीज़ मिलती हैं इसमें। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम हीन्स प्रेसिपिटेशन यूज़ करते हैं और जो कंफर्मेटरी टेस्ट है उसमें हम एंजाइम स्टडीज़ देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। इसमें दो तरह की डिजीज़ होती है, IgG मीडिएटेड डिजीज़ होती है और IgM मीडिएटेड डिजीज़ होती है। IgG मीडिएटेड जो डिजीज़ होती है ना, उसमें एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस होता है और इसको जो IgG है ना, उनको हम वार्म ग्लूटिन्स कहते हैं क्योंकि ये 37 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करती हैं।
आईजीएम जो होती है उस आईजीजी की वजह से एक्स्ट्रा वेस्कुलर हुआ था और ये वार्म एग्लूटिनेंसी। आईजीएम की वजह से इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होता है और ये कोल्ड एग्लूटिनेंट होता है, क्योंकि वो 37 पे वर्क करती हैं या लेस देन 30 पे वर्क करती हैं। इसके लिए हम कूम टेस्ट करते हैं, ये भी एमसीक्यू है इसके लिए। कूम टेस्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट कूम टेस्ट होता है, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट होता है। नेक्स्ट आता है माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, वेस्कुलर पैथोलॉजी की वजह से इंट्रावेस्कुलर, ये बहुत तक इसमें हेल्प सिंड्रोम, डीआईसी और हाथ हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में होता है। ठीक है, हेल्प सिंड्रोम में लो प्रोटीन्स होती हैं, लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड होते हैं। मलेरिया में क्या होता है कि इसमें दोनों तरह की हीमोलिसिस होती है, इंट्रावेस्कुलर और माइल्ड एक्स्ट्रावेस्कुलर। ठीक है, जो माइल्ड इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस है उसकी वजह से साइक्लिक फीवर होता है, और जो एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस है उसकी वजह से स्प्लीनोमेगाली हो रही है। नेक्स्ट आता है एनीमिया ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन, वो क्या था, डिस्ट्रक्शन की वजह से। अब अंडर प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, ये सबसे पार्वा वायरस P19, ठीक है, इसका अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो सिकल सेल फिर क्या हो जाता है, पैनसाइटोपिनिया हो जाता है। इसके अलावा एस प्लास्टिक एनीमिया में मतलब स्टेम सेल्स को डैमेज हो गया तो फिर उसकी वजह से पैनसाइटोपिनिया हो जाता है। ठीक है, इसमें रेडिकुलोसाइट्स कम हो जाते हैं। माइलोफिसिस प्रोसेस होता है जिसमें ना पैथोलॉजिकल प्रोसेस बोन मैरो को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, कैंसर सारा बोन मैरो को रिप्लेस कर देता है, तो जब बोन मैरो नहीं है तो हेमेटोपोइसिस नहीं होगी तो पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा।